तो दोस्तों आज फिर और एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इंडियन रेलवे के सारे कमर्शियल डिपार्टमेंट के ऊपर जो मेरा सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रहा था उसका ये पार्ट 2 वीडियो है, यानी कि सेकंड वीडियो है। इससे पहले और एक वीडियो बन चुका है, वो कोचिंग थ्योरी के ऊपर आधारित है और उसके प्रैक्टिकल के ऊपर। अगर किसी ने वो वीडियो मिस किया है, नहीं देखा है अभी तक, वो ज़रूर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि वो देखने के बाद ही ये वाला वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यानी कि इस सेकंड वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको ये जो इंडियन आर्मी के टोटल कमर्शियल डिपार्टमेंट हम पढ़ा रहा है इसके अंदर, तो ये वाले सीरीज़ के जो पार्ट 2 यानी कि गुड्स वाले थ्योरी हो जो है, इसको हम पढ़ाएंगे, इसको आपको समझाएंगे। इसके आपको जो ट्रेनिंग के दौरान जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है या फिर लाइन ट्रेनिंग में आपको लिया जाता है, उसके अंदर क्या आपको दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल नॉलेज देंगे इसके अंदर। और उसके बाद अगर ये वीडियो अगर लंबा नहीं बना तो पार्ट 3 यानी कि इस्टेब्लिशमेंट वाला जो थ्योरी है, रूल्स है इस्टेब्लिशमेंट वाला, इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले एक छोटी सी बात है, जैसे जिन लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया या फिर जिनका बुलावा नहीं आया ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए ये वीडियो खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो देखने से उनको एक जनरल आइडिया मिल जाता है, एक जनरल नॉलेज मिल जाता है, एक दिशा मिल जाता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फ्यूचर में उनका क्या है जॉब प्रोफाइल, ये सभी उनको पता चल जाता है। इसी के साथ साथ उनको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता लगता है, कितना मार्क्स का होता है एग्ज़ाम, उनके बारे में पता लगता है। ये वीडियो एक अच्छा गाइडलाइंस देता है आपको कि आपको जो आपका थियोरेटिकल नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ना है, एक स्मार्ट स्टडी की तरह पढ़ना है, ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, ये किताबें आपको पढ़ना है और इसका प्रैक्टिकल भी आपको करना है। कैसे? जो आपको किताब से नॉलेज मिलता है उसके साथ ग्राउंड पे जो आपका प्रैक्टिकल होता है, दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। और ऐसे पढ़ने से क्या होगा, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपके पढ़ाई के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान और आपके फ्यूचर में आपके काम के दौरान भी ये चीज़ आप रिलेट कर पाओगे, याद कर पाओगे और अपना काम बाखूबी की तरीके से आप निभा पाओगे। क्योंकि इसका किताब जो है, इस ट्रेनिंग का जो किताब है, तीनों किताब और इनका सिलेबस बहुत दूर दूर तक एक्सटेंडेड है। उसके बाद आ जाता है इनका प्रैक्टिकल और इनका एक्सरसाइजेस। इनके पूरे के मुकाबले जितना हमें ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग ड्यूरेशन दिया जाता है, जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है ओनली 60 वर्किंग डेज, ये बहुत ही कम है। तो इन कम समय में, इन कम पीरियड में आपको कैसे टैक्टिकली पूरा किताब को पढ़ना है, उससे नॉलेज लेना है और उसके बाद सारे एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिकल आपको सीखना है। इसके लिए आपको ये वीडियो और 1 नंबर वीडियो ज़रूर देखना है, तभी आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत एडवांस हो पाओगे। कुछ एडवांस आइडिया, एडवांस नॉलेज और एडवांस गाइडलाइंस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो की स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखते रहें। और ये जो वीडियो है ये आपको इंडियन रेलवे की कमर्शियल की कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए एक छोटा सा मोटिवेट है मेरी तरफ से, एक छोटा सा कोशिश है मेरी तरफ से, जो मुझे इस यूट्यूब चैनल में दूर दूर तक कहीं नहीं मिला। जब मैं ट्रेनिंग करने जाने वाला था या फिर ट्रेनिंग के दौरान, तभी मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बनाने की। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान, नॉलेज और आइडिया मिलता है तो वही मेरे लिए एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स के बराबर है। तो चलिए दोस्तों और देरी ना किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये है पार्ट 2 गुड्स थ्योरी और आप देख रहे हैं ये चल रहा है पेज 1। सबसे पहले 1 नंबर पे दे रखा है बुक्स ऑफ रेफरेंस। तो इसके अंदर इंडियन रेलवे ने कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स, उसके बाद मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस और कुछ पॉलिसी डायरेक्टिव्स दे रखा है। इसके अनुसार इसका 2 टाइप का कमर्शियल मैनुअल होता है। सबसे पहले 1 नंबर होता है कमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 1, ये किताब है रेलवे द्वारा पब्लिश किया हुआ। इसके अंदर पॉलिसी डायरेक्टिव्स कोचिंग टैरिफ के लिए दिया होता है। और उसके बाद दूसरा बुक जो है वो है कमर्शियल मैनुअल वॉल्यूम 2। इस बुक में कुछ कंटेंट्स पॉलिसी दे रखा है, डायरेक्टिव कंटेंट पॉलिसी दे रखा है, वो है केवल गुड्स ट्रैफिक और मिसलेनियस ट्रैफिक के लिए। इनके अलावा और भी सारे बुक है इसके अंदर, जैसे कि कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 1, उसके बाद कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2, उसके बाद कोचिंग टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 3। इन हर एक किताब के अंदर किसी में लागेज के बारे में दे रखा है, किसी में पैसेंजर के फेयर के उसके टैरिफ के ऊपर दे रखा है।
तो ये अलग अलग किताब अलग अलग स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट है ये कमर्शियल टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब ये है रेलवे की जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को आपको चलाने के लिए कुछ फ्रेजेस होता है, कुछ वर्ड्स होता है, वो बार बार रिपीट होता है। इसी किताब में वो सारे वर्ड, सारे टर्मिनोलॉजी दे रखा है, सारे टर्म्स दे रखा है, लेकिन उन टर्म्स का क्या मीनिंग बनता है, उन टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग बनता है, उसका क्या काम है, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कमर्शियल टर्मिनोलॉजी के अंदर ये सारे वर्ड्स, फ्रेजेस दे रखा है। उदाहरण के तौर पर जैसे कमर्शियल स्टाफ्स क्या होता है, उनका क्या काम है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद फॉरवर्डिंग नोट क्या चीज़ है वो, और उसके बाद कॉन्साइनी क्या होता है, उसके बाद डीडीएम क्या होता है, डीडीपीसी क्या होता है, ये सारा डेफिनेशन, सभी टर्मिनोलॉजी और उनका मीनिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये किताब में बार बार रिपीट होता है और अगर इनका मीनिंग आपको नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगा किताब आगे, तो इनको पढ़ना है। नेक्स्ट है ये डेफिनेशंस। ये जो कमर्शियल टर्मिनोलॉजी है इनका डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे क्लास रेट है, कमोडिटी है, उसके बाद कंसाइनमेंट है, उसके बाद डेस्टिनेशन रेलवेज है, एंडोर्सी है, उसके बाद एंडोर्समेंट है, एक्सेस वैल्यू, फॉरवर्ड नोट, फ्रेट, ये सभी इसमें दे रखा है डेफिनेशन के तौर पर। नेक्स्ट है ये फॉरवर्डिंग नोट। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन नुमा फॉर्म होता है ये, और ये फॉर्म जो होता है इंडियन रेलवे की सेक्शन 64 ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 1989 द्वारा पब्लिश किया गया है। अच्छा, ये कब कब काम आता है, जैसे कि आपको गुड्स, पार्सल, लागेज और एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह पार्टी की जो डेस्टिनेशन प्लेस है वहाँ पे ले जाना होता है, तो तब ये फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। ये फॉर्म जो है 5 टाइप के होते हैं, बाकी इन डिटेल्स के लिए आपको किताब पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये रिक्स रेट। तो कोई भी सामान रेलवे के अंदर 2 टाइप के रिक्स के ऊपर कैरी किया जाता है, एक होता है आरआर रिक्स, एक होता है ओआर रिक्स। यानी कि आपको अगर रेलवे रिक्स पे ले जाना होगा तो आरआर रिक्स होता है, और उसके बाद अगर आपके खुद के रिक्स के ऊपर ले जाना होगा तो आपको उसको ओनर रिक्स बोलते हैं, यानी कि ओआर बोलते हैं। लेकिन ओआर रेट से आरआर रेट पे आप अगर बुक करते हो आपको 20% एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। नेक्स्ट है ये वगन डिमांड रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि WDRF और WRF। ये एक वन टाइम रिफंडेबल डिपॉजिट होता है जो रेलवे गवर्नमेंट को पार्टी के द्वारा डिपॉजिट करना पड़ता है, और इसके बदले में पार्टी को एक रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट मिलता है रेलवे गवर्नमेंट से, वे वगन बुकिंग के लिए होता है, और इसका लमसम डिपॉजिट अमाउंट जो होता है 5 लाख रुपया होता है। अब आइए प्रीमियम इंडेंट। ये एक ऑप्शनल स्कीम होता है इंडियन रेलवे के अंदर। इसमें 50% जो चार्ज है आपको नॉर्मल फ्रेट एडवांस पे देना पड़ता है, और इसके दौरान आपको कुछ प्रायोरिटी वैल्यू मिलता है, यानी कि मंडे और फ्राइडे को गुड शेट में आपका प्रायोरिटी वाइज पार्टी को अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट है ये लमसम डिपॉजिट, यानी कि LD। इसमें जैसे कि मैंने बताया 5 लाख रुपया रेलवे गवर्नमेंट को पार्टी को एडवांस में जमा करना पड़ता है, और इसमें रिफंड अलाउ होता है सीनियर DCM की परमिशन से। शॉर्ट में इतना ही। चलिए नेक्स्ट आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड, यानी कि ERD बोला जाता है। जैसे इंडियन रेलवे के अंदर गुड्स या फिर पार्सल को बुकिंग करने के लिए और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो और फास्टर और कन्वीनियंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च की, एक वेबसाइट दे रखा है इसमें। तो उसके अंदर जाके आपको लॉगिन करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑब्टेन करना होता है। उसके बाद से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, आप अपनी तरीके से डिमांड रजिस्ट्रेशन भर सकते हो, लेकिन फाइनल अथॉरिटी होता है सीनियर DCM, वहाँ से आपको परमिशन मिलता है। इसमें IRCTC गेटवे के थ्रू आपका पेमेंट से आपका पैसा या फिर चार्ज लिया जाता है। नेक्स्ट है ये प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर, यानी कि PTO। तो जैसे PTO एक ऑर्डर है और इसके अंदर 2 ऑर्डर होता है, यानी कि 2 सेक्शन होता है। सेक्शन 70 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 और एक होता है सेक्शन 71 ऑफ रेलवे एक्ट 1989। तो 70 में क्या होता है, किसी भी चीज़ को कोई प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, और उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर आपको सर्विस दिया जाता है पार्टी को। नेक्स्ट है ये जो सेक्शन 71 है, उसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे मिलिट्री, उसके बाद और भी जो भी रिलीफ वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या होता है कुछ प्रायोरिटी दिया जाता है।
ये किस लिए दिया जाता है? ये इंटरेस्ट ऑफ नेशन के लिए दिया जाता है और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक के लिए दिया जाता है। इनको लोडिंग अनलोडिंग और अपने डेस्टिनेशन पे अपने सामान पहुंचाने के लिए खास ध्यान दिया जाता है। और इनका कुछ कैटेगरी होता है, कैटेगरी जैसे कि प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी और डी। इनका क्लासिफिकेशन कमोडिटी के टाइप के ऊपर होता है। नेक्स्ट है ये चेंज एंड कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट अंडर स्पेशल कंडीशंस एंड चेंज ऑफ कमोडिटी। देखिए इसके अंदर जो रेलवे बोर्ड है वो कुछ नोटिस इशू करता है इंडियन को कैंसिल करने के लिए। ये कैंसिलेशन कुछ 5 स्पेशल या फिर खास रीज़न होता है जिनके ऊपर कैंसिल होता है, वो सारे किताब में है, इन डिटेल्स उसको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके ट्रेनिंग सिलेबस में है। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ वॉगन्स और अलॉटमेंट ऑफ वॉगन्स। पहले तो आपको ये बता देता हूँ, सप्लाई ऑफ वॉगन्स और अलॉटमेंट ऑफ वॉगन्स जो है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होना है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो इसको एग्ज़ाम के लिए भी स्टार मार्क्स करके रखना है, इसको एग्ज़ाम में आता है ये। चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए वागन का सप्लाई और अलॉटमेंट कैसे होता है। एक तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करते ही आपको सीरियल नंबर दे दिया जाता है और उसके बाद आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी मिल जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, सेपरेट रजिस्टर होता है दोनों का। वागन ट्रैफिक के ऊपर एक रजिस्टर होता है, उसके बाद ट्रेन लोड ट्रैफिक के ऊपर दूसरा रजिस्टर होता है। जो अलॉटमेंट ऑर्डर और लोडिंग ऑर्डर है सीनियर डीसीएम देते हैं और जो लोडिंग ऑर्डर दिया जाता है उसको SLO या फिर स्पेसिफिक लोडिंग ऑर्डर के नाम पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ये वागन ट्रांसफ़र रजिस्टर। एक रजिस्टर होता है और एक वागन को कब, किस डेट में और किस टाइम में कहाँ प्लेस किया गया है, क्या लोडिंग के लिए प्लेस किया गया है या फिर अनलोडिंग के लिए प्लेस किया गया है, उसके बारे में टोटल रिकॉर्ड रखा जाता है इस रजिस्टर में। और उसके बाद इसके अंदर और भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। नेक्स्ट है ये रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जब आप कोई भी स्टेशन में जाते हो और वहाँ पे स्टेशन की जो स्टाफ होते हैं, जो भी बुकिंग क्लर्क या पर्सल क्लर्क के पास आप अपना सामान को बुक करने के लिए जाते हो, यानी कि पार्टी जब जाता है तब सबसे पहले बुकिंग क्लर्क एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होता है, उसके अंदर क्या चीज़ एक्सेप्टेंस है, क्या चीज़ को परमिशन है, क्या चीज़ को परमिशन नहीं है, कौन कौन सा कम्युनिटी कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता है, उसका एक रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस करके लिखा होता है। तो ये एक टेबल चार्ट है, एक लिस्ट है, अल्फ़ाबेटिकली वो सीरियली दे रखा है, उसके बारे में जानकारी इससे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है बैन्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। ये रहा बैन्स एंड रेस्ट्रिक्शंस, दोनों मिलता जुलता है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है और दोनों अलग अलग चीज़ होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैन्स के ऊपर। बैन्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ये कोई भी कमोडिटी का मूवमेंट के ऊपर लगाया जाता है। ये स्टेशन और गुड शेड में इसका डिटेल्स अवेलेबल करवाया जाता है, कौन सा आइटम कहाँ जाने के लिए बैन है। ये कमर्शियल सर्कुलर जारी किया जाता है या फिर कंट्रोल मैसेज दिया जाता है या फिर FOIS जो मैसेज होता है वो वहाँ पे सर्कुलेट कर दिया जाता है स्टेशन या फिर गुड शेड में, ताकि वो बैन को अमल में लाया जाए। फाइनली बैन जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, कमर्शियल डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है रेस्ट्रिक्शंस। ये रेस्ट्रिक्शंस जो है रेलवे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आता है वो ये वाला हैंडल करता है। इसमें ऐसा होता है कि किसी भी ट्रैफिक को, मतलब कोई भी जान को यानी कि मालगाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो मूवमेंट होता है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट लगा दिया जाता है। और ये कब लगा दिया जाता है, कोई स्पेसिफिक जंक्शन, ये कोई पर्टिकुलर स्टेशन या फिर कोई पर्टिकुलर रूट में जाना मना होता है। और जो रेस्ट्रिक्शंस है ये दोनों टाइप के होता है। एक तो विद टाइम लिमिट की तरह कुछ टाइम लिमिट दिया रहता है, उस टाइम तक वो रेस्ट्रिक्शन किया जाता है। और एक होता है विदाउट टाइम लिमिट, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो लगातार चलता रहता है। तो ये कई सारा कारण हो सकता है, या इसका बोल सकते हो जैसे कि पटरी की मेंटेनेंस भी हो सकता है, कई सारा कारण हो सकता है, किताब में डिटेल मिलेगा। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स। ये एक बोल सकते हो कि एक स्टेटमेंट की डिक्लेरेशन है और ये फॉरवर्डिंग नोट में होता है अक्सर। उसके बाद इसमें ये क्या है, सेक्शन 66 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के अंदर आता है। इसमें एक जो सामान आप लेके जा रहे हो या फिर जो पार्टी सामान लेके जा रहा है उसका करेक्ट डिक्लेरेशन होना चाहिए कि भाई इस पैकेज में ये सामान है या फिर मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, उसका सही डिक्लेरेशन होता है इसमें।
और अगर कहीं पकड़ा जाता है कि सामान कुछ और है और डिक्लेरेशन कुछ और है, तो रेलवे उस सामान को लेने के लिए रिफ्यूज़ कर सकता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो ज़ब्त हो सकता है। नेक्स्ट है ये मिस डिक्लेरेशन। मिस डिक्लेरेशन ये जब एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है तो आपको स्टेटमेंट लिख के देना पड़ता है, उसको तो बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स। ये फॉरवर्डिंग नोट में भी होता है। तो उसके बाद आप पार्टी कुछ सामान लेके जा रहा है लेकिन डिक्लेरेशन में कुछ और लिख के दे रहा है। इसका कारण कई सारा हो सकता है, जैसे कि उसको टैक्स बचाना है या फिर कम रेट में जाना है, उसका सामान को लेके जाना है कम रेट में, या फिर वो लाइसेंस उसके पास नहीं है, या फिर वो परमिट को अवॉइड करना चाहता है। ये सब तरीके को अवॉइड करने के लिए वो मिस डिक्लेरेशन, यानी कि सामान कुछ और है वो लिखता कुछ और है स्टेटमेंट में। ऐसा चीज़ों में अगर वो पकड़ा जाता है तो इसका पनिशमेंट 2 तरीके से होता है। जैसे कि एक पार्सल की केस में 2 गुना पैसा उससे जब्त किया जाता है, उसके बाद गुड्स के अंदर उसको 4 गुना पैसा ले लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैकिंग, लेवलिंग और मार्किंग। सबसे पहले पैकिंग। पैकिंग के अंदर क्या है, कोई भी सामान हम लेके जाते हैं, पार्टी लेके जाता है तो उसके अंदर डैमेज होने की चांस रहता है, लीकेज होने की चांस रहता है, या फिर वेस्टेज हो सकता है। तो ये सारा चीज़ को रोकने के लिए एक पैकिंग करते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में जानते हैं। उसको अच्छे से हाई क्वालिटी का कपड़ा वगैरह जो भी है, गत्ता वगैरह देके जो हम उसको पैक करते हैं उसी को समझाता है इसमें। तो इसको बोला जाता है पैकिंग। और पैकिंग का जो कंडीशन है रेल के टर्म्स के हिसाब से वो अलग अलग कमोडिटी के ऊपर अलग अलग होता है। जैसे कि आप शीशे वाला सामान ले जाओगे तो उसका अलग पैकिंग होगा, लोहे वाला सामान ले जाओगे तो उसका पैकिंग कंडीशन अलग होगा। तो इसको पैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद आइए लेवलिंग। लेवलिंग होता है एक गाइडलाइंस होता है कोई भी वस्तु को, मतलब कोई भी आर्टिकल को, कोई भी कमोडिटी को, कोई भी पैकेट को हैंडलिंग करने के लिए एक गाइडलाइंस होता है लेवलिंग। ये क्या होता है, ये प्रिंट करके छप के कुछ डायरेक्शन लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो गाइडलाइन के अनुसार वो सामान सही जगह पे पहुंच जाए, उसके बाद उसका टूट फूट ना हो। उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे कि एक पैकेट के अंदर अगर टीवी लेके जाते हैं तो उसके अंदर शीशा होता है, तो शीशे को आराम से हैंडल करना है, उसको तोड़ फोड़ नहीं करना है, फेंकना नहीं है। तो ऐसे करके उसका कुछ सिंबल होता है, तो उसका एक कटोरा टाइप का दे के रखता है, तो इसको बोलते हैं लेवलिंग। इसका 2 क्लासिफिकेशन होता है, एक तो वागन लेवल्स बोलते हैं और एक दूसरा है कॉशन और पिक्चोरियल लेवल्स ही बोलते हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं मार्किंग। मार्किंग यानी कि देसी लैंग्वेज में लिखने वाला हिसाब किताब, या फिर अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आप लिख सकते हो, आपका मार्किंग दे सकते हो आपके पैकेट के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर। तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है, एक जैसा 3-4 पैकेट होता है तो रॉन्ग डिलीवरी हो जाता है कई बार, और उसके बाद डिले हो जाता है डिलीवरी में, और उसके बाद क्या है कि एक के बदले में दूसरे को हम दे देते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है। तो गलत काम से बचने के लिए क्या है कि मार्किंग को किया जाता है। ये 2 तरीके से होता है मार्किंग, एक है प्राइवेट मार्किंग, एक होता है रेलवे मार्किंग। अब प्राइवेट तरीके से आप मार्किंग करके लाओगे तो फिर रेल एक बार जांच तक जरूर करेगा, और रेलवे खुद भी मार्किंग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूटिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक। इसका मतलब ये है जो भी जोनल रेलवेज है वो अपना एक टेबल पब्लिश करके रखा है, उस टेबल के बेसिस के हिसाब से एक शॉर्टेस्ट रूट के अंदर गुड्स को डिस्पैच किया जाता है, मतलब मालगाड़ी को लिया जाता है। तो उसमें आता है IRCA गुड्स टैरिफ 41 P1 B1 रूल 125 के अंदर आता है, और इन डिटेल्स आप किताब में पूरा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर दे रखा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फाउंड ऑन वागन। इसका मतलब एक वागन से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर P करके लिखा हुआ होता है, जिसमें आपको समझना है कि पुल्ड वागन है। उसके बाद गन के ऊपर लिखा होता है NP यानी कि नॉन पुल्ड वागन, और कई सारा वागन के ऊपर नंबर भी लिखा होता है। उसके बाद वार्निंग रेलवे का वागन होता है वो भी लिखा होता है। उसके बाद आर लिखा होता है किसी किसी में, यानी कि वो रिटर्निंग डेट कौन सा है उसके डेट भी मेंशन होता है। उसके बाद WT लिखा होता है, यानी कि वाटर टाइट कंटेनर वाला वागन है। उसके बाद NWT होता है, नॉन वाटर टाइट कंटेनर होता है वो। उसके बाद वागन है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कवर्ड टाइप वागन में कौन कौन सा वागन आता है, BCX, BCN, BCNA, ये कई सारा क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन सा वागन आता है वो उसका टेबल चार्ट की तरह दे रखा है। चलिए ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात दोस्तों, ये जो वागन है आपको लाइन ट्रेनिंग के दौरान
ज़रूर दिखाया जाता है, इनका मार्किंग सिखाया भी जाता है, कहाँ कहाँ कौन सा इंडिकेशन रहता है, किसका क्या मीनिंग बनता है, ये आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा और किताब के साथ पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, वो सारा चीज़ आपको टैली करना है, यानी कि रिलेट करके रखना है, तभी आप याद रख पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। चलिए नेक्स्ट होता है परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी यानी कि पीसीसी। इसको किताब की भाषा में जो बोलता है, ये एक चार्जेबल वेट है वैगन के लिए, एक वैगन के लिए, और ये 4 तरीके का होता है। सबसे पहले होता है यूनिवर्सलाइज्ड CC+6 होता है, उसके बाद एक्सपेक्टेड CC+6 होता है, और एक होता है CC+8, और लास्ट और आखिरी होता है 25 टन एक्सेल लोड रूट्स बोला जाता है जिसको। और इनका जो वेट कैपेबिलिटी यानी कि परमिसेबल कैरिंग कैपेसिटी जो है, ये डिसाइड करने वाला अथॉरिटी होता है, इनका कैलिब्रेट जो करने वाला होता है वो इशू करता है सेंट्रल टैंक वैगन कैलिब्रेशन कमेटी, जिनको CTCC के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आता है लोडिंग टॉलरेंस, जिनको LT के नाम पे जाना जाता है। देखिए हर एक चीज़ का एक कैपेसिटी होता है, वैगन का भी एक लोडिंग कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है, उससे ज़्यादा होने पे एक्सीडेंट हो सकता है या फिर उसका सेफ्टी के खिलाफ हो सकता है, तो इसको बोला जाता है लोडिंग टॉलरेंस। इनके ऊपर इसका मतलब ये होता है कि ओवरलोडिंग होता है इसका मतलब, और इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया जाता है, यानी कि ये लोडिंग टॉलरेंस होने से पार्टी को एक्स्ट्रा फाइन करवा दिया जाता है, जिनको पेनल्टी चार्ज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये डिज़ाइन टायर वेट ऑफ वैगन्स। इसका मतलब ये है वैगन 3-4 तरीके का होता है, जैसे कि कवर्ड वैगन होता है, फ्लैट वैगन होता है, हॉपर वैगन होता है। जैसे कवर्ड वैगन में ही कई सारा टाइप का वैगन मिलेगा आपको, कई सारा क्लासिफिकेशन है। तो हर एक वैगन का, जैसे BCN एक वैगन है कवर्ड वैगन के अंदर, तो BCN वैगन का जो भी है टायर वेट इन टोन्स कितना कैपेसिटी है, ये सब अलग अलग दे रखा है। उसके बाद BCNA वैगन, इनका भी अलग अलग कैपेसिटी है, इन टोन्स कितना कैपेसिटी ले जा सकते हैं टोन के हिसाब से, तो वो इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद आता है ट्रेन लोड कंसाइनमेंट, यानी कि जब मालगाड़ी जब बुकिंग करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, वो स्टैंडर्ड साइज़ को स्टैंडर्ड रैक साइज़ बोलते हैं। वो रजिस्ट्रेशन के समय अगर स्टैंडर्ड साइज़ रैक को पूरा वो पार्टी रजिस्टर करता है तो उसको ट्रेन लोड कंसाइनमेंट बोला जाता है, और इसके बारे में इन डिटेल्स में वो किताब में दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्लास रेट्स। जब पार्टी वैगन बुकिंग करता है तो कौन सा कमोडिटी लेके जाना है उसके हिसाब से क्लास बनता है, उस क्लास के हिसाब से ये यहाँ पे उनका फ्रेट लिया जाता है, यानी कि उसका भाड़ा लिया जाता है, उनका चार्ज लिया जाता है। इसमें एनिमल के लिए अलग होता है, उसके बाद कमोडिटीज़ के लिए अलग होता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है इनका। नेक्स्ट है ये डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी फ्रेट चार्जेस। ये एक नॉर्मल टैरिफ रेट के ऊपर होता है, ये कैलकुलेशन का प्रोसीजर है। इसमें ऐसा होता है जो बेस फ्रेट टेबल से मिलता है उसके साथ बिजी सीजन सरचार्ज 15% ऐड किया जाता है। कुछ एग्जम्पशन है जैसे कोल, और उसके ऊपर सप्लीमेंट्री चार्ज भी लग जाता है। 2 पॉइंट्स रैक के लिए 5%, मिनी रैक के लिए 5% और मल्टी पॉइंट्स रैक के लिए 20%। और जब इसमें ट्रैफिक टू पाकिस्तान होता है तो उसमें कांग्रीगेशन चार्ज 20% लग जाता है उसका, और उसके बाद है जब बांग्लादेश के लिए ट्रैफिक होता है तो 25% हो जाता है। ये एक कैलकुलेशन के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको GST के नाम पे जाना जाता है। जब आप सामान मालगाड़ी में जाता है एक जगह से दूसरी जगह वैगन के अंदर, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कमोडिटी के लिए 5% चार्ज लेते हैं, और कुछ कमोडिटी ऐसा होता है जिनको छोड़ दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, और उसके बाद रिलीफ मटेरियल्स होते हैं, उसके बाद डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं। कुछ आइटम होते हैं जिनके लिए नहीं लिया जाता है, कुछ आइटम होते हैं जिनके लिए 5% GST लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट ई-वे बिल। तो ई-वे बिल के अंदर क्या होता है, आजकल ये न्यूली जनरेट हो रहा है, ये इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम है, उसके ऊपर ही ये कंसाइनर और कंसाइनी को दिया जाता है। ये उसके बाद अगर आपका जो कंसाइनमेंट है वो 50,000 से ऊपर हो जाता है तो एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म या एफिडेविट फॉर्मेट होता है उसके अंदर, तो ये इस फॉर्म को एनेक्सर ये बोला जाता है। और उसके बाद अगर आपका कंसाइनमेंट डीलिंग अगर 50,000 से नीचे आता है तो उसके बाद आपको क्या होता है, और एक दूसरा फॉर्म होता है एफिडेविट फॉर्मेट में मिलता है, और उसका एनेक्सर भी होता है। ये दोनों चीज़ आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बाकायदा फिजिकली आपको दिखाया भी जाएगा फॉर्मेट में। नेक्स्ट है ये लोडिंग।
लोडिंग यानी कि इंडियन रेलवे के अंदर बहुत सारा वागन होता है और उनका लोडिंग प्रोसीजर अलग अलग, वागन का अलग अलग होता है, कंटेनर का अलग होता है और अलग अलग के अलग अलग होता है। जैसे कि इसके अंदर क्या है, स्टेशन मास्टर का बहुत जिम्मेदारी होता है इसके अंदर, और उसके बाद इसमें 10 एग्जामिनर का सर्टिफिकेट की ज़रूरत होता है और उसके कॉन्सर्न डिपार्टमेंट भी इसमें होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है लोडिंग के समय। जैसे एक्सप्लोजिव कोई लोडिंग हो रहा है मिलिट्री वाले का, तो ये एक्सप्लोजिव से रिलेटेड जैसे जो भी फायर डिस्टिंग्विशर है वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर उनका कॉन्सर्न डिपार्टमेंट जो फायर प्रिवेंशन वाले पार्टी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस चीज़ को देखता है। ऐसे करके किया जाता है लोडिंग प्रोसीजर के हिसाब से, लोडिंग नॉर्म्स के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेलवे रिसिप्ट। ये रहा रेलवे रिसिप्ट, रेलवे किताब की तरह होता है, इसमें मशीन नंबर होता है हर एक पेज, और उसके बाद इसमें 50 पन्ने आते हैं और एक पन्ने में 4 फॉइल्स होता है, यानी कि 4 कॉपी अलग अलग होता है, और एक कॉपी इसमें जो है रिकॉर्ड कहलाता है, जो रिकॉर्ड के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद रिसिप्ट होता है एक, और उसके बाद अकाउंट को दिया जाता है एक, और दूसरा ट्रांजिट जो भी होता है उनको हैंड ओवर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है FOIS, यानी कि फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो भाई ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, और आजकल इसको कंप्यूटराइज्ड किया गया है बहुत। इसमें आपको ग्लोबल ट्रैकिंग भी कर सकते हो, और उसके बाद ई पेमेंट फैसिलिटीज़ भी है इसके अंदर। और इसका 2 पार्ट होता है, जैसे RMS होता है एक, जिसको ऑपरेटिंग सेक्शन डीलिंग करता है, दूसरा होता है TMS जिसको कमर्शियल डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग करता है। तो भाई RMS का फुल फॉर्म होता है रैक मैनेजमेंट सिस्टम, और TMS का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों के अंदर थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरीज है, इसको ज़रूर पढ़ना है, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा RMS रैक मैनेजमेंट सिस्टम, और ये है TMS यानी कि टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ETRR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रेलवे रिसिप्ट, जिसको ETRR बोला जाता है। ये एग्ज़ाम की सबसे पहले, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है हर बार, रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, इससे ज़रूर पढ़ना है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार पढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या है कि रेलवे की जो फ्रेट बिजनेस है उसको और ज़्यादा एसेसिबल करने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए और कन्वीनियंट करने के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट में लाया गया है। नेक्स्ट रहता है ई पेमेंट ऑफ फ्रेट्स। अच्छा, ई पेमेंट ऑफ फ्रेट में क्या होता है कि पार्टी से फ्रेट चार्जेस इंस्टेंट कलेक्ट करने के लिए उनके बैंक अकाउंट से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, और इसका वैलिडिटी 1 साल होता है, और इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी भी एग्जीक्यूटेड होता है बाय द कस्टमर। नेक्स्ट होता है क्लैम्बिंग ऑफ कंसाइनमेंट, यानी कि एक जो वागन होता है, यानी कि रेलवे का मालगाड़ी का जो एक डिब्बा होता है, उसके अंदर जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 RRs को आप ऐड कर सकते हो, और उससे ज़्यादा आप अगर ऑन रिक्वेस्ट या फिर आप डिमांड देके करवाते हो तो उस मनी रिसिप्ट के ऊपर एडिशनली 300 रुपया ईच देना पड़ता है। और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जब पढ़ोगे आपको किताब में मिलेगा। मैं तो एक शॉर्टकट जनरल आइडिया दे रहा हूँ, चलिए सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपका दिमाग को दोहराते रहिए, साथ ही में अपना प्रिपरेशन भी करते रहिए। नेक्स्ट है ये क्लोजिंग ऑफ वागन डोर्स। इसका मतलब ये रहा, जब हम सामान को लोड करते हैं वागन के अंदर, मालगाड़ी के डिब्बे के अंदर, उसके अंदर डोर के आसपास में कितना स्पेस होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो इसका एक नॉर्म्स क्राइटेरिया दे रखा है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर अलग अलग क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सामान रखा और इतना भारी भरकम आइटम दरवाजे के अंदर झटका मारा, दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकल गया, उसके बाद पोल से टकरा गया और एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ वागन का डोर जो है बहुत ही एकदम बाखूबी से होना चाहिए, ताकि आगे जाके आपका सामान सेफली पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिवाइटिंग और सीलिंग। तो भाई देखिए, यहाँ पे लोकल चोरी या फिर एक मालगाड़ी जहाँ से गुजरता है वहाँ पे पब्लिक से चोरी से बचने के लिए या फिर सामान की छेड़छाड़ी से बचने के लिए, सामान को सेफली पहुँचाने के लिए रिवाइटिंग एक तरीका है। इसमें क्या होता है, मेटल से छेद करके दरवाजे को बंद किया जाता है। इसमें 5 रिवाइट्स किया जाता है, 5 बार उसमें किया जाता है। ये इसका लक्ष्य एक ही है, सामान कुछ कमी पेशी ना हो जाए और उसके बाद सेफली पहुँच जाए और उसके बाद ये चोरी ना हो जाए, और इसका लोडिंग और अनलोडिंग के द्वारा इसका कार्रवाई किया जाता है। चलिए उसके बाद आता है सीलिंग। ये रहा सीलिंग। ये सीलिंग का मतलब भी वही है, सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि अंतिम
जब लास्ट में उसको सील किया जाता है, वो सील का तरीका इसमें दे रखा है, वो इंश्योर करता है हर एक चीज़, और उसके बाद ये बोल्ट से रिवीट करके इसको बंद करता है। इसका भी एम वही है कि चोरी ना हो जाए, और चोरी होने से उसका एक इंडिकेशन रहता है, वो तोड़ के सील तोड़ के करना पड़ता है। तो ये दोनों का बराबर है हिसाब किताब, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ इनवॉइस नंबर इन गुड्स ट्रैफिक। तो इसमें क्या है कि जब हम कंसाइनमेंट 2 स्टेशन के बीच के लिए बुकिंग करते हैं, मतलब यही कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए बुक करते हैं, उसमें एक सीरियल नंबर दिया जाता है, और इसके बाद ये क्या होता है, आर से इसका प्रीफिक्स नंबर स्टार्ट होता है, और उसके बाद इसका वैलिडिटी जिस दिन से इशू होता है उससे 6 महीने के लिए रहता है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट ये हो जाता है कि भाई इसको एक इनवॉइस के तौर पर एक बुकिंग का रिकॉर्ड रखना, और एक टाइम लिमिट तक जो कॉन्साइनी है, यानी कि जो पार्टी रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे सामान को, उसको भी एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। वो एक टाइम के लिए होता है उनके लिए, 6 महीने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वेटमेंट ऑफ गुड्स एंड रीवेटमेंट ऑफ गुड्स। वेटमेंट ऑफ गुड्स ऐसा होता है जब हम कोई सामान, यानी कि जो पार्टी कोई भी सामान बुक करते हैं, तो उसके अंदर एक फॉरवर्डिंग नोट दिया जाता है पार्टी को। वो एक फॉर्म जैसा होता है एप्लीकेशन, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। तो उसमें जो भी हम कंसाइनमेंट, यानी कि जो भी आइटम हम लेके जाने वाले हैं, तो उसका कंप्लीट डिटेल्स के साथ उनका वेट भी भरा जाता है, उसमें लिखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वेटमेंट बोला जाता है। कई बार हमें शक होने से या फिर टाइम मिलने से उसको वेट करके हम पक्का चेक करते हैं, और हमारे पास अगर वेट अवेलेबल नहीं होता है स्टेशन पे बुकिंग के दौरान, तो जहाँ पे डिलीवरी किया जाएगा वहाँ पे भी वेटमेंट किया जा सकता है। कोई कंसाइनमेंट या फिर कोई पैकेट, कोई भी आर्टिकल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है, तो उसके बाद अगर देखा गया कि पैकेट के अंदर छेड़छानी किया गया है या फिर पैकेट तोड़ दिया गया है, तो तब जब रीवेटमेंट की कार्रवाई तब हो जाता है। क्योंकि जब डिलीवरी मिला है तब पार्टी ने फॉलो किया कि भाई जो सील है वो ऑलरेडी टूट चुका है, तो फिर उसमें रीवेटमेंट की कार्रवाई हो सकता है। इसके लिए सीनियर DCM से परमिशन लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन वेब्रिज, यानी कि EIMWB। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन वेब्रिज होता है कि रेलवे की जो वागन है या फिर पूरा रैक की जो वेट ये डिसाइड करता है, ये बताता है ये क्यों किया जाता है, ये क्यों काम में लाया जाता है। देखिए, सबसे पहले ओवरलोडिंग को रोकने के लिए इसको किया जाता है। उसके बाद जो लीक हो जाता है, कई बार कोई गिर जाता है, सामान खो जाता है, वो निकल जाता है सामान गाड़ी से, ये सभी कंडीशन से रेलवे रेवेन्यू को बचाने के लिए, और उसके बाद रेलवे की जो ट्रांसपेरेंसी है फाइनेंशियल डीलिंग में, उसको एक सही दर्जा देने के लिए। इसके अलावा जब हम डिलीवरी करते हैं पार्टी को, जो भी उनका गुड्स, जो भी कंसाइनमेंट है, वो डिलीवरी टाइम काफ़ी लग जाता था, उसको भी बचाने के लिए ये हेल्प करता है। उसी के साथ साथ जो भी हमारा कंसाइनमेंट है, जो भी आर्टिकल है, जो भी उनका कमोडिटीज़ है, उनको पार्टी को जब हैंडओवर करते हैं तो वो सेफली हैंडओवर के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होता है ये। चलिए आप देखिए, यहाँ पे पार्ट 2 का चल रहा है गुड्स थ्योरी के ऊपर। यह है गुड्स थ्योरी, और ये जो है अभी पेज 2 पे हम पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या आता है। अभी क्या है कि प्यूनिटिव चार्जेस फॉर ओवरलोडिंग ऑफ वैगन्स रूल्स। इसका मतलब ये है हर एक डब्बे की, टोटल मालगाड़ी की एक कैपेसिटी होता है सामान को कैरी करने की, और वो कैपेसिटी जब ब्रेक हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको ओवरलोडिंग बोला जाता है। तो जब ओवरलोडिंग हो जाता है तो उसके ऊपर रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्स्ट्रा चार्ज इम्पोज किया जाता है पार्टी से, यानी कि उसको बोला जाता है प्यूनिटिव चार्जेस। ये एक फाइन की तरह होता है, एक पेनल्टी की तरह होता है। ये जो रूल्स है रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 73 में आता है, और ये जो रूल्स है 2012 से इम्प्लीमेंट होते आ रहा है। और इसी में एक लिमिट, यानी कि एक एक्सटेंशन तक ये वेट इन टॉन्स का मार्जिन दे रखा है। वो वाला एक्सटेंशन लिमिट अगर ओवर हो जाता है तो सिचुएशन के ऊपर, कैटेगरी ऑफ वागन के ऊपर, अलग अलग वागन के ऊपर अलग अलग टाइप की फ्रेट रेट कलेक्ट किया जाता है प्यूनिटिव चार्ज के ऊपर। किसी में दुगना लिया जाता है और किसी में 3 गुना लिया जाता है। ऐसे करके प्यूनिटिव चार्ज फाइन की तरह लिया जाता है, एक पेनल्टी की तरह कलेक्ट किया जाता है इनसे ओवरलोडिंग के दौरान। नेक्स्ट आइए अनलोडिंग ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स अपना मालगाड़ी से अनलोडिंग करते हैं और पार्टी को डिलीवरी करते हैं, उस समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें होता है। तो ये सारे का सारा बात यही सिलेबस में यहीं पे मिलेगा आपको, और इसको पढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
डीडीएम का फुल फॉर्म होता है डैमेज एंड डेफिशिएंसी मैसेज। ये तब इशू होता है जब पार्टी को हम सामान डिलीवर करते समय अगर देखते हैं कि सामान में कुछ मिसिंग है, या फिर पार्टी देख के रिपोर्ट करता है कि भाई सामान में कुछ मिसिंग है, शॉर्टेज है, या फिर ज़्यादा है, या फिर कोई पैकेज एक्सचेंज हो गया है, या फिर कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल, कमोडिटी जो है एक्सचेंज हो गया है, तब जाके डैमेज एंड डेफिशिएंसी मैसेज इशू किया जाता है। ये 6 घंटे के अंदर, जैसे ही आपको पता चलता है पैकेज ओपन करते ही, तो 6 घंटे के अंदर इशू किया जाता है और इसके ऊपर कार्रवाई पूरा होता है। और इसमें आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले होते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे एविडेंस की तरह काम करता है। और उसके बाद इसका फाइनल अथॉरिटी लेकिन सीनियर डीसीएम कंसर्न डिवीज़न का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीडीपीसी यानी कि डैमेज एंड डेफिशिएंसी पोस्ट कार्ड। यानी कि डैमेज एंड डेफिशिएंसी पोस्ट कार्ड तब दिया जाता है जब पार्टी को पता चलता है कि ये उसके सामान या फिर कमोडिटी या फिर उसकी वस्तु जो भी है उसमें कुछ डैमेज हुआ है, या फिर उसमें से कुछ लीकेज होके कम हो गया है, या फिर उसमें कुछ छेड़छानी किया गया है उनके पैकेजिंग के ऊपर, तो ये डैमेज एंड डेफिशिएंसी पोस्ट कार्ड तब इशू किया जाता है। लेकिन ये 6 घंटे के अंदर नहीं, मतलब 1 दिन के अंदर आपको करना चाहिए। नेक्स्ट होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जब कंसाइनमेंट को पार्टी को हैंडओवर करते हैं तब जो है कुछ नॉर्म्स होता है रेलवे की, तो वो नॉर्म्स को हमें फॉलो करना पड़ता है एज ए बुकिंग क्लर्क या फिर जो भी है, जो भी ड्यूटी करता है स्टेशन पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि पार्टी को हम जब सामान वापस देते हैं उसकी डेस्टिनेशन पर, तब कुछ नॉर्म्स, उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो हम फॉलो करते हैं। और ये आता है सेक्शन 76 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के अंदर। इसमें पार्टी को सामान देने से पहले ये यकीन और इंश्योर किया जाता है कि उसके पास रेलवे रिसिप्ट है, उसका फिजिकली टैली किया जाता है। नेक्स्ट आता है पार्शियल डिलीवरी। जब पार्टी को हम सामान पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, यानी कि कोई भी कमोडिटीज़ उनको हैंडओवर करना था पर उसमें पार्शियली लॉस हो चुका है, तो पूरा सामान उनको हैंडओवर नहीं कर पाया, या फिर उनका सामान जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है किसी कारण, तो ये इनको बोलते हैं पार्शियली डिलीवरी ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हम फेयर पूरा लेते हैं, फुल फ्रेट हम उनसे कलेक्ट करते हैं, और इन्हीं के साथ जो है हम पार्शियली डिलीवरी सर्टिफिकेट जो होता है, जो डिलीवरी करता है कंसाइनमेंट को पार्टी को, वो पार्शियल डिलीवरी सर्टिफिकेट इशू करता है पार्टी को, और उसके बेस पे उनको कॉम्पनसेशन मिलता है। वो ओपन डिलीवरी की जो प्रोसीजर है उसका कार्रवाई पूरा करने के बाद मिलता है। नेक्स्ट आता है गेट पास। गेट पास, तो भाई गेट पास, जब पार्टी का सामान रेलवे की जो बाउंड्री एरिया है यानी कि प्रीमिसेस है वहाँ से बाहर लेके जाना हो, यानी कि रेलवे की कस्टडी से बाहर जब पार्टी को सामान यानी कि कंसाइनमेंट डिलीवरी करना हो, तो ये गेट पास को इशू किया जाता है। ये एक फॉर्म होता है, यानी कि एक पर्ची होता है और उसके ऊपर 3 इनका कॉपीज़ होता है, इनको फॉइल्स बोला जाता है। ये 3 फॉइल्स वाले कॉपी होता है, और पहला फॉइल रिकॉर्ड होता है, दूसरा होता है गेट क्लर्क, और तीसरा होता है ओनर। ये कार्बन के ऊपर लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट्स। यानी कि जब हम पार्टी को उसका सामान हैंडओवर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसके पास ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट है या नहीं है। ओरिजिनल रेलवे रिसिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में ORR बोला जाता है। हम ORR उनसे चेक करते हैं, उनसे टैली करते हैं। अगर अभी ये नहीं है तो इसके बाद भी 2 कंडीशन आता है। अगर उसके पास ORR नहीं है लेकिन क्या उसके पास इनवॉइस कॉपी है, अगर इनवॉइस कॉपी है तो उसके ऊपर इंडिमिनिटी नोट बन के उनको हम सामान हैंडओवर करते हैं। और उसके साथ नेक्स्ट कंडीशन ये आता है, ORR तो नहीं है लेकिन उसके पास क्या इनवॉइस कॉपी भी नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक अलग से कंडीशन बनता है इंडिविनिटी नोट के ऊपर। उसका DCM अप्रूवल करता है, उसके बाद बैंक गारंटी लेता है। तो ऐसे करके एक सामान हैंडओवर करने की प्रोसीजर होता है रेलवे एक्ट के अंदर। नेक्स्ट है ये GI नोट्स, यानी कि जनरल इंडिविनिटी नोट बोला जाता है इनको। और ये जो होता है रेगुलर टेंडर बेसिस पे जिनको सामान के लिए रिसिप्ट देना पड़ता है लेकिन उनके पास रिसिप्ट नहीं हो पाता है, मतलब रेलवे रिसिप्ट नहीं हो पाता है, उसके ऊपर जनरल इंडिविनिटी नोट को इशू करवाना पड़ता है। और इनको जो है DCM यानी कि डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के पास पुट अप करना पड़ता है। और इसमें नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ 3 कॉपी इसमें शामिल किया जाता है, ऐड किया जाता है। और ये प्रोसीजर जो है 10 दिन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट आइए बुकिंग ऑफ
RMC यानी कि रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट। जब ये बुक करना होता है रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट, तब इंडियन को एडवांस में लिख के दिया जाता है, लिख के भरा जाता है, और इसमें डिपार्टमेंट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है। लेकिन जब डिपार्टमेंट को छोड़ के यानी कि रेलवे की डिपार्टमेंट के सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होता है। और रेलवे की डिपार्टमेंट को छोड़ के और कुछ एग्जाम्प्टेड डिपार्टमेंट को छोड़ के जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा दूसरे पार्टी का, दूसरे डिपार्टमेंट का, तब इसमें पैसा लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और इसका चार्ज जो है क्रेडिट नोट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बताता है गाइडलाइंसेस रिगार्डिंग डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डेमरेज चार्ज। ये डेमरेज चार्ज वो होता है जब सामान कहीं से चलता है उस जगह के लिए लोडिंग, और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद जो डिलीवरी करते हैं उस समय के लिए अनलोडिंग। ये दोनों ही टाइम पे एक फ्री टाइम होता है। वो टाइप ऑफ वैगन की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। वो फ्री टाइम एक्सपायर होने के बाद यानी कि वो फ्री टाइम कवर होने के बाद एक चार्ज हम पार्टी से लेते हैं। वो कितना वैगन है और किस टाइप का वैगन है और कितना टाइम इन्हें दिया जा रहा है उसके ऊपर मैटर करते हैं। वो एक चार्ज हम एक्स्ट्रा लेते हैं, उसका फ्री टाइम ख़त्म होने के बाद उसको बोला जाता है डेमरेज चार्ज। यानी कि डेमरेज चार्ज एक्स्ट्रा टाइम होने के बाद लोडिंग अनलोडिंग के लिए अगर एक्स्ट्रा टाइम लगा देता है पार्टी, उसके लिए जो हम चार्ज उनसे एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं उसको बोला जा रहा है डीसी यानी कि डेमरेज चार्ज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म होता है वर्फेज। ये एक चार्ज होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्फेज चार्ज। ये एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज होता है जो हम पार्टी से कलेक्ट करते हैं रेलवे। तो ये कब लिया जाता है? जब एक दिया हुआ टाइम जिसमें कि पार्टी अपना सामान को रेलवे की जो एरिया होता है वहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकल पाते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम वो लगा देते हैं, वो वाला एक्स्ट्रा टाइम को हम वर्फेज चार्ज के नाम पे उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कलेक्ट करते हैं। ये हर एक वैगन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना एक वैगन का बनता है वर्फेज चार्ज, वो पूरा जितना वैगन होगा एक रैक में, मतलब कि एक मालगाड़ी के अंदर जितना भी वैगन होगा, जितना भी डब्बा होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करके पूरा चार्ज उनसे कलेक्ट करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना कंसाइनमेंट दिया गया टाइम पे अपना रेलवे की जो ग्राउंड है, रेलवे की जो एरिया है, प्रेमिसेस है, वहाँ से रिमूव नहीं किया। ये सेक्शन 83 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के अंदर आता है। इसका दिया गया फ्री टाइम जो है वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 स्टेशन के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेड 1 वाले को 12 घंटा फ्री में दिया जाता है। उसके बाद ग्रेड 2 वाले को 15 घंटा फ्री में दिया जाता है डेमरेज के लिए, और उसके बाद ग्रेड 3 वाले जो होता है उसका 72 घंटा उनको फ्री में दिया जाता है फ्री टाइम, और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा तो वो वाला टाइम चार्जेबल है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज जो भी बनता है उसके ऊपर 5% GST एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे वेवियर दे रखा है। वेवियर यानी कि वेवियर होता है वर्फेज और डेमरेज चार्ज के ऊपर। जब पार्टी को ये लगता है कि भाई उसका वेरफेयर चार्ज और डेमरेज चार्ज जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, ये बड़े बड़े पार्टी के लिए होता है, तो पार्टी क्या करता है कि अप्लाई करता है, वो सीनियर मोस्ट होता है जो SM होता है और GSS होता है, उसको अप्लाई करता है 3 दिन के अंदर, और उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाता है डिवीज़न के अंदर। इसी के ऊपर डिवीज़न से एक रिमिशन ऑर्डर बन के आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर। इसमें कुछ डिस्क्रिएशन दिया जाता है, कई बार फुल्ली दिया जाता है या फिर कई बार पार्शियली दिया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टैब लाइन। ये वर्फेज और डेमरेज चार्ज जो ड्यू होता है उसका जो मार्जिन होता है उसको स्टैब लाइन की तरफ पे माना जाता है, ये पार्टी की तरफ से और रेलवे की तरफ से भी। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट होता है CBO यानी कि सिटी बुकिंग ऑफिस। इस सिटी के बीचों बीच बनाया जाता है लगभग, और इसमें क्या होता है कि पैसेंजर को नॉर्मल टिकट बुकिंग तो करवाता ही है ये, उसके साथ साथ जो है लगेज और पार्सल को भी बुकिंग करवाते हैं पैसेंजर के लिए। नेक्स्ट है ये CBA यानी कि सिटी बुकिंग एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म, और इसके अंदर सभी लगभग सिटी बुकिंग के ऑफिस वाला हिसाब किताब रहता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ अलग होता है, जो इसको ऑपरेट करने वाला होता है वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया होता है, वो रेलवे की एम्प्लॉय नहीं होता है। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं OA का मतलब ये होता है आउट एजेंसी। आउट एजेंसी क्या करता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे रेलवे पटरी नहीं है या फिर जहाँ पे मालगाड़ी नहीं जाता है, गुड्स नहीं जाता है, तो वहाँ से क्या है सामान को ला के स्टेशन पे पहुँचाता है, और उसके बाद रेलवे में उनको सर्विस दिया जाता है गुड्स कैरेज के लिए। खास करके यही इनका फंक्शन होता है। इनके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू होता है, वो रेलवे नॉन एम्प्लॉय होता है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग्स क्या होता है,
इसका मतलब होता है रेलवे की जो लाइन कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी एरिया में, तो वहाँ से कहीं दूर एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट के अदर्स डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फैक्ट्री हो सकता है, मिल हो सकता है, इंडस्ट्री होता है, और या फिर कोयले वाला जो माइंस होता है वो होता है, या फिर कोई अदर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वहाँ पे रेलवे की जो पट्टी बिछाया जाता है उनको गुड्स कैरेज की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो सब एरिया, वो सब टोटल एरिया को बोला जाता है साइडिंग, जहाँ से सामान लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है। और ये कुछ टाइप्स के होते हैं साइडिंग्स जो है। एक तो प्राइवेट साइडिंग होता है, वो प्राइवेट ओनर के लिए होता है। उसके बाद पब्लिक साइडिंग भी होता है, और उसके बाद असिस्टेड साइडिंग भी होता है, डिपार्टमेंटल साइडिंग भी होता है, और डिफेंस साइडिंग भी अलग से होता है। ऐसे करके कुछ साइडिंग्स अलग अलग होता है, उनका कंडीशन अलग हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इंजन ऑन लोड, EOL स्कीम बोला जाता है इसको। ये एक स्कीम की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, रोलिंग स्टॉक को यूटिलाइज़ करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, और इसमें क्या है, कस्टमर को हेल्प मिलता है। खास करके साइडिंग और टर्मिनल्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट में लाया जाता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट जो होता है इंडियन रेलवे के अंदर, वो इसमें ओवरऑल इंचार्ज होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होता है कुछ, और इसके अंदर कुछ परमिसिबल फ्री टाइम भी होता है, वो थ्योरी के अंदर अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। अभी आता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिनको DFC के नाम पे जाना जाता है, और इनका काम बनता है, ये एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की तरह है। वहाँ पे एक शेडिंग होता है जिसमें सामान को लोडिंग अनलोडिंग करवाया जाता है। ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी भी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू हो सकता है, या फिर रेलवे का भी हो सकता है। इसके अंदर जो मेन स्टेशन होता है वहाँ से ये 40 किलोमीटर दूर तक हो सकता है, और ये 1500 मीटर के अंदर जो लूप लाइन होता है उसके अंदर होना चाहिए। और इसका मेन काम तो ये होता है, इसको हाई कैपेसिटी, हाई लोडिंग कैपेसिटी वाला वागन यानी कि रैक और मालगाड़ी यानी कि पूरा 10 मालगाड़ी वाला 10 प्रोवाइड किया जाता है। आगे के ज़माने में, मतलब पुराना ज़माने में क्या होता है, सामान ट्रक में, फिर ट्रेन में, फिर ट्रक में, फिर ट्रेन में करके पहुंचा जाता था। लेकिन इसके दौरान सीधा ही ट्रेन जाएगा उस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क है, इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, और पार्टी को जितना भी उसका सर्विस है प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें टाइम रिड्यूस होता है, और उसके बाद इसमें हाई लेवल वजन ढाने वाला मालगाड़ी प्रोवाइड किया जाता है, और हाई स्पीड वाला इंजन इसमें शामिल होता है, और कई सारा इसमें फैसिलिटीज़ होता है। ये एक रेलवे की तरफ से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट करने के लिए एक नया इम्प्लीमेंट है। इनको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम के नाम से जानता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकता है। हमारा रेलवे एम्प्लॉय इसमें एम्प्लॉयड होता है, इनको देख रेखाव के लिए, इनका हिसाब किताब करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है ओपन डिलीवरी। ये जब हम पार्टी को सामान डिलीवरी करते हैं, उनके साथ ही होने वाला एक कार्रवाई है, एक प्रोसीजर है, इसको ओपन डिलीवरी कहता है। इसके अंदर होता क्या है कि जब ये सामान डिलीवरी पॉइंट पे पहुंचता है, तो इसमें पार्टी देखता है कि भाई इसमें पैकेट के अंदर कुछ कम ज़्यादा है, या फिर इसमें वेट में कुछ कमी है। तब ये ऑलरेडी, या फिर कुछ डैमेज हो जाता है इनका, या फिर कुछ डैमेजिंग कंडीशन पे आ गया है सामान, तो या फिर इनको कुछ छेड़छाड़ी किया गया है, तो क्या करता है कि जो कंसाइनी होता है, यानी कि जो पार्टी होता है वहाँ पे रिसीव करने वाला, वो डिमांड करता है कि एक ओपन डिलीवरी करवाया जाए, यानी कि सामान को खोल खाल के देख दाख के क्या कमी क्या पेशी है पूरा नोट डाउन करके उसको डिलीवरी करवाया जाता है। ये प्रोसीजर को ओपन डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। ओपन डिलीवरी में आपको कुछ प्रिकॉशंस भी होता है, इसको कैसे रोकवाया जाए ओपन डिलीवरी, ताकि मतलब ऐसा चोरी और इसके बाद छेड़छानी ये सब कम कैसे हो जाए। ओपन डिलीवरी जो है सेक्शन 81 रेलवे एक्ट 1989 के अंदर आता है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी लाइफ में सर्विस के दौरान काम आने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिलीवरी, असेसमेंट डिलीवरी, जैसे कि कोई सामान जहाँ से बुक हुआ था जिस प्लेटफॉर्म से, वो चल के फिर अपना डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ जाता है। जब इसका बारी आता है पार्टी को डिलीवर करने के लिए, तब हम देखते हैं कि, या इसमें पार्टी देखते हैं कि भाई सामान में कुछ कमी ज़्यादा हो रहा है, या फिर इसमें सामान डैमेज हो चुका है, तो एक ऑन डिमांड पे असेसमेंट डिलीवरी का कॉन्डक्ट करा जाता है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, और इसके अंदर शॉर्टिंग किया जाता है। जो सामान अच्छा है वो अलग, और जो ख़राब है वो अलग, ऐसे करके शॉर्टिंग किया जाता है। और इसके अंदर कुछ मॉनेटरी लिमिट्स दिया जाता है, जिसको ग्रांटिंग करने के लिए, ओपन एंड असेसमेंट डिलीवरी को ग्रांटिंग करने के लिए कुछ मॉनेटरी लिमिट्स होता है। ये लिमिट्स की अथॉरिटी उनका ऑफिसर होता है रेलवे के कंसर्न डिपार्टमेंट की, कमर्शियल के
ऑफिसर होता है और इनका पावर दिया गया है किसी में कुछ लिमिट तक कुछ पैसा, मतलब यानी कि कुछ लिमिट तक, जैसे DRM, ADRM, OSD को फुल पावर दिया गया मॉनेटरी लिमिट के लिए, यानी कि कॉम्पनसेशन देने के लिए। ऐसे करके इसका पूरा थ्योरी आपको किताब में मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए रीबुकिंग। रीबुकिंग के अंदर जब पार्टी एक सामान को बुक करता है, वो सामान किसी प्लेटफॉर्म से चलता है, कई पॉइंट से चलता है और डिलीवरी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे उनको डिलीवर करना है डेस्टिनेशन स्टेशन पे। लेकिन वो डिलीवरी पॉइंट पे वो अपना सामान को डिलीवर करने की बजाय वो वापस आ जाता है मुड़ के, या तो फॉरवर्डिंग स्टेशन पे आ जाता है जहाँ से वो चला था वो वाला स्टेशन पे आ जाता है, या फिर कोई अलग डिमांडेड स्टेशन पे वो चला जाता है, सामान को वहाँ पे जाके वो डिलीवरी करता है। ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीका है, इसको गुड्स थ्योरी के अंदर रीबुकिंग के नाम पे जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ आइटम होता है, कुछ कम्युनिटी, जिसके अंदर रीबुकिंग अलाउड नहीं है। जो गलने सड़ने वाला आइटम होता है, जो सब्जी वगैरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो सड़ने गलने वाला होता है, उनको ये रीबुकिंग उनमें ऑथराइज नहीं होता है। उसके बाद एक्सप्लोजिव होता है या फिर डेंजरस गुड्स होता है, उनके लिए भी ये रीबुकिंग ऑथराइज नहीं किया जाता है। उसके बाद आयरन और हो जाता है। उसके बाद कुछ कंसाइनमेंट और भी होता है, इसमें दे रखा है, खास करके एनिमल वगैरह। तो इसमें क्या है, इनको रीबुकिंग ऑथराइज नहीं होता है और बाकी पूरा इसका प्रोसीजर और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो जाता है, ये किताब में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन भी रीबुकिंग की तरह होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, वो क्या है देखते हैं। चलिए, डाइवर्जन में एक गुड्स ट्रेन जो फॉरवर्डिंग स्टेशन होता है, यानी कि जहाँ से वो छोड़ता है, जब चलता है, वो वाला स्टेशन से कोई ओरिजिनल डेस्टिनेशन वाला स्टेशन होता है उसका, जहाँ पे उसको पहुँचना होता है, तो वो चलता रहता है। बीच में उसको एक ऑर्डर ऐसा इशू किया जाता है जिसके चलते वो ओरिजिनल स्टेशन, यानी कि जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उनको जहाँ पे पहुँचना था, वहाँ पे पहुंचने के बजाय वो बीच में से कहीं और न्यू डेस्टिनेशन, यानी कि नया प्लेटफॉर्म पे वो पहुंच जाता है सामान को डिलीवरी करने के लिए। तो उसको, ये वाला प्रोसीजर को डाइवर्जन बोला जाता है। और इसके लिए जो जहाँ से वो टर्निंग लेता है नया डेस्टिनेशन के लिए, उसको कॉमन जंक्शन बोलता है, उस टर्निंग को कॉमन जंक्शन बोलता है। और उसके बाद ये जो ऑर्डर मिलता है उनको, ये ऑर्डर का जो अथॉरिटी होता है, मेन होता है PCOM जो हमारा रेलवे के बड़े अधिकारी होते हैं, वो इनको ऑर्डर देते हैं। ये हो गया डाइवर्जन। और हाँ, डाइवर्जन के लिए एक वागन का जो डाइवर्जन फीस होता है वो 300 रुपया होता है। ऐसे करके एक मालगाड़ी में जितना भी वागन होता है उसको मल्टीप्लाई करके पूरा पैसा कलेक्ट किया जाता है डाइवर्जन के लिए पार्टी से। तो इसी के साथ साथ जो डाइवर्जन का कुछ पॉलिसी और प्रोसीजर दे रखा है, कैसे पूरा कार्रवाई होता है, कैसे किस थ्रू मैसेज पास पहुंचाया जाता है डाइवर्जन के लिए, कौन सा कंट्रोल ऑफिस होता है, ये पूरा कार्रवाई को आपको किताब में देखना पड़ेगा। ये पूरा कार्रवाई की पता करने के लिए, जानकारी लेने के लिए आपको किताब देखना पड़ेगा और ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिकल भी इसके अंदर करके सटीक ज्ञान को हासिल कर लेना। इसके अंदर कुछ प्रोसीजर भी दे रखा है इसको बुकिंग करने के लिए, तो वो भी प्रोसीजर आपको फॉलो करना है प्रॉपर टाइप से, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल मैसेज कहाँ से दिया जाता है और किसके थ्रू दिया जाता है। तो ये पूरा किताब में दे रखा है डिटेल, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और ट्रेनिंग में इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट ये होता है कॉमन कैरियर लायबिलिटी, जो सेक्शन 93 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के अंदर आता है। इसके अंदर एक सामान को जिस कंडीशन में हमने बुकिंग किया ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, उसी कंडीशन में हमने डेस्टिनेशन स्टेशन पे हम पार्टी को डिलीवर करते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, रेलवे रिक्स के अंदर हम इसको सामान को बुक करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है जिसके दौरान हम सामान को सही तरीके से पार्टी को कम्प्लीटली डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार नेचुरल क्लाइमेटीज़ हो जाता है, कई बार इंटरनेशनल वार छिड़ जाते हैं, उसके बाद पब्लिक एनिमीज़ भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये कुछ कॉम्पनसेशन रेलवे की तरफ से दिया जाता है और बाकी रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर दे रखा है। इसमें कुछ नॉर्म्स, कुछ स्पेशल रूल्स है, इसके अंदर कुछ कंडीशंस है, उसको फॉलो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खींचने के लिए। ये नेक्स्ट आइए देखते हैं। यहाँ पे क्लेम्स ऑर्गेनाइजेशन होता है और उसके बाद क्लेम प्रिवेंशन होता है और उसके बाद रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल होता है। तीनों के एक साथ निपटारा करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो रेलवे के सामान जिस कंडीशन में हम बुकिंग करवाते हैं उसी कंडीशन में हम डेस्टिनेशन पॉइंट पे पार्टी को हम डिलीवरी करने के लिए जब असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि फेल हो जाता है, एकदम जिस कंडीशन में हम सामान को बुक करते हैं उसी कंडीशन में डिलीवरी करना चाहिए डेस्टिनेशन स्टेशन पे, लेकिन हम जब फेल होते हैं एकदम सेम कंडीशन में उसको वापस देने के लिए पार्टी को, तब वो क्या करता है, पार्टी एक कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करता है
जो हमारा रेलवे के ऊपर, तो उसके अंदर वो दिखाता है मेरा लॉस और कुछ डैमेज हुआ है, वो सारा फुलफ़िल करने के लिए मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो इसके ऊपर एक क्लेम ऑर्गेनाइजेशन होता है रेलवे का, सीसीओ और सीसीएम, उसको क्लेम ऑफिसर के नाम पे जाना जाता है। इनको वो क्लेम अप्रूव करता है और उसके बाद उनको सैंक्शन होता है। इसके अंदर क्लेम्स को आपको फाइल करने के लिए सामान को आपको मिल जाने के बाद लगभग 6 महीना आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, और ये सेक्शन 106 के अंदर आता है रेलवे की एक्ट के अंदर। उसके अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा आपका क्लेम्स, और क्लेम्स को प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्लेम को कैसे रोका जा सकता है, तो कि रेलवे की जो रेवेन्यू है वो और जनरेट हो पाए, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस दे रखा है और उसके अलग अलग कंडीशन है। इसके अंदर कुछ क्लेम्स कंपनसेशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स दे रखा है। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जैसे क्या टाइम के एक्सपेक्टेंस होता है, तो आपको सामान को बुकिंग के लिए आपको क्या क्या देखना चाहिए, उसके बाद आपको लोडिंग के टाइम पे आपको क्या क्या फॉलो करना है, और अनलोडिंग के समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद डिलीवरी के समय आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स दे रखा है ताकि क्लेम्स को प्रिवेंट कर पाए और रेलवे की ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को हम जनरेट कर पाए। तो भाई चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस पैकेजेस और कॉन्साइनमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक ही डब्बे में या फिर एक ही मालगाड़ी के अंदर, एक ही गुड्स वाले गाड़ी के अंदर काफ़ी आदमियों का जब सामान जाता है, गुड्स जाता है, काफ़ी कंपनियां, इंडस्ट्री और काफ़ी पार्टी का एक साथ एक ही जैसे सामान जाता है, तो इसमें अंदर मिक्स हो जाने की संभावना हो जाता है। तो इसमें कई बार किसी को एक्सेस दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है। तो इसका एक क्राइटेरियाज है, जो हमको पास एक्सेस पैकेट बच जाता है, तो एक्सेस कम्युनिटीज़ बच जाता है, तो उसको डिस्पोजल करने के लिए क्या तरीका है, वो रेलवे के अंदर कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जो भी आपके पास सामान आ गया उसको डिस्पोजल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनआर सेल। एनआर सेल का फुल फॉर्म होता है नॉन रिसिप्ट सेल होता है ये। इसके अंदर क्या है कि सामान का ट्रैकिंग किया जाता है। जैसे कोई कंसाइनी को सामान देना होता है, लेकिन उसके पास अगर टाइम से सामान नहीं पहुंचता है तो वो फिर ट्रैकिंग करना स्टार्ट करता है। तो एनआर सेल एक हाई लेवल की ट्रैकिंग डिपार्टमेंट बोल सकते हो रेलवे के अंदर, जो आपको सामान को ढूंढ ढूंढ के निकाल के देता है। और ये हर एक डिवीज़न, हर एक जोनल रेलवे के अंदर अलग अलग लेवल वाइज, जैसे डिवीज़न लेवल पे होता है, जोनल रेलवे लेवल पे होता है, बोर्ड लेवल पे होता है, ऐसे करके इसका चेन ऑफ कमांड बना हुआ है। सामान को ट्रैक करके ढूंढ निकालना ये इनका काम बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि अनकनेक्टेड, अनडिलीवर्ड और अनक्लेम्ड गुड्स एंड कंसाइनमेंट्स एंड रूल्स फॉर देयर डिस्पोजल। जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था, एक्सेस पैकेजेस और कंसाइनमेंट पढ़ाया था, ये जो इसका जो कंडीशन है, इनको एक्सेस सामान एक से ज़्यादा, एक ही जैसा सामान एक ही गुड्स वाली गाड़ी में जाता है तो मिक्स हो सकता है, या फिर पार्सल में जाता है तो मिक्स हो सकता है। तो इसमें सामान जब मिक्स होता है तो कई बार किसी को कम मिल जाता है, किसी में ज़्यादा बच जाता है। अगर ज़्यादा बच जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है उसको डिस्पोजल करने का, उसको, और जिसके पास कम हो जाता है तो उसको क्या क्लेम वाला प्रोसीजर है, ये सब चीज़ इसमें दिया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, इसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक। जब गुड्स वाले गाड़ी में एनिमल जो हमारा है उनको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं, तब इनको लाइव स्टॉक के नाम पे जाना जाता है। इनका लाइव स्टॉक की कैटेगरी में इनको बुकिंग किया जाता है। इनके कुछ स्टैंडर्ड ऑलरेडी कुछ फिक्स रेट बना हुआ होता है। जैसे एलिफेंट को आप लेके जाओगे तो उसके 6,000 रुपया है उसका एक एलिफेंट के लिए, एक बुकिंग के। और उसके बाद टाइम और ड्यूरेशन के ऊपर और ज़्यादा इसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना हुआ है। उसके बाद हॉर्स होता है, इसका 3,000 रुपया होता है। उसके बाद कैटल, कैमल, मोल होता है, इनका 800 रुपया होता है। तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन दे रखा है, इसको पढ़ना पड़ता है, ट्रेनिंग के अंदर दिखाते हैं। इसका कैलकुलेशन भी होता है, इसका मैथ भी आता है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव्स एंड अदर डेंजर गुड्स। तो भाई कुछ एक्सप्लोजिव होता है और डेंजरियस गुड्स होता है जो कि हम आम तरीके से हम लेके नहीं जा सकते ऐसे ओपनली, और ख़ास करके पैसेंजर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। तो इनको जब गुड्स ट्रेन में चलाया जाता है तो स्पेशल क्राइटेरियाज, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो भी आपका सामान है डेंजरियस, जैसे वो इन्फ्लेमेबल आइटम हो सकता है या फिर एक्सप्लोजिव हो सकता है, जो ह्यूमन लाइफ को क्षति पहुंचा सकता है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। इसीलिए इनको अलग सा इसका क्राइटेरिया बना हुआ है, अलग से इसका हैंडलिंग प्रोसीजर है। इनको उस हिसाब से किताब में जो दे रखा है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसको फॉलो करते हुए इनको
हैंडलिंग करना है। इनको बुकिंग से लेके जब डिलीवरी होता है और बीच में जब चलता है ये गुड्स वाले कैरेज में, तो तब तक इनका पूरा प्रोसीजर और नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। ये कुछ खास आइटम में आता है। तो भाई आते हैं नेक्स्ट, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, और उसके बाद है कॉन्ट्राबैंड गुड्स। सबसे पहले इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है, उसके ऊपर आता है। ये क्या होता है, जो अफीन होता है, हीरोइन होता है और गांजा होते हैं, वो कई बार रेस्ट्रिक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। कई जगह से, कई स्टेशन यानी कि फॉरवर्डिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच में भी हो सकता है, तो इनका ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है। ये बुकिंग करते समय ध्यान रखना पड़ता है, और इसका कुछ रूल्स फॉर बुकिंग्स होता है। इसका प्रॉपर परमिशन की ज़रूरत बनता है, तो इसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है ये कॉन्ट्राबैंड गुड्स है। कॉन्ट्राबैंड गुड्स के अंदर आर्म्स, एमनिशन और मिलिट्री स्टोरेज और इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। ये उदाहरण के तौर पर जैसे एमनिशन है, इसके अंदर RDX भी हो सकता है जो मिलिट्री वाले का होता है, या फिर फायर आर्म्स भी हो सकता है, या फिर बैनर भी हो सकता है, या फिर शॉर्ट यानी कि तलवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका कुछ अलग सा प्रोसीजर होता है, और इनको लोडिंग अनलोडिंग के समय पे स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। कुछ खास ध्यान देने वाली बात होता है, जिनको प्रोक्यूशन लिया जाता है, और इनका हायर अथॉरिटी के नोटिस में पूरा कार्रवाई होता है, लोडिंग अनलोडिंग, बुकिंग और डिलीवरी भी। चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑफेंसिव गुड्स। ये रहा ऑफेंसिव गुड्स। ऑफेंसिव गुड्स क्या है? ये ऑफेंसिव गुड जो है सेक्शन 67 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के अंदर आता है यार। इसके अंदर कई सारा सेक्शन और भी जोड़ा जाता है। इसमें क्या है कि आपको कुछ सामान या फिर कमोडिटीज़ होता है, उसको आपको लेके जाना मना होता है, क्योंकि कई बार जो होता है बैड स्मेल आता है, पब्लिक को इसमें असुविधा होता है। उसके बाद ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी एक रिस्क हो सकता है। तो ऐसा वाला आइटम को हम ऑफेंसिव गुड्स के अंदर रखते हैं रेलवे के अंदर, और उसको बुकिंग के लिए कुछ खास नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। और इसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस करके अगर कुछ ऐसे छुपाया लिया जाता है और उसको बाद उसको पकड़ा जाता है, तो उसके ऊपर मिनिमम 500 रुपया उसके डैमेज चार्ज लिया जाता है फाइन के तौर पर। और बाकी प्रोसीजर इसमें दे रखा है कि कौन कौन सा ऑफेंसिव गुड्स होता है, किस किस को बैन लगता है, और उसका क्या बुकिंग रूल्स होता है, और उसके बाद रेलवे मटेरियल के अंदर कंसाइनमेंट के अंदर उसको कैसे हैंडलिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है परमिशन फॉर ट्रैवल ऑफ एस्कॉर्ट्स इन गुड्स ट्रेन। ये जो अभी मैंने आपको बताया ऑफेंसिव गुड्स और इसका कैरी करने वाला प्रोसीजर, ये भी इसके साथ मिलता जुलता सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सेक्शन है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो अब आइए देखिए, इसमें बुकिंग ऑफ रेलवे मटेरियल कंसाइनमेंट, जिनको RMC के नाम पे जाना जाता है। ये होता है रेलवे की खुद का डिपार्टमेंट वाला सामान होता है, एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने के लिए इसका कार्रवाई जो बुकिंग होता है उसको यहाँ पर समझा गया है। और इसके अंदर जो फॉरवर्डिंग नोट नंबर होता है, जैसे T1601 होता है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ वागन रजिस्ट्रेशन होता है, वो वाला एग्जाम्पशन कर रखा है। इनको पैसा, वागन रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं करवाना देना पड़ता है, और वागन रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ता है। और इनका जो पेमेंट का मोड होता है वो क्रेडिट नोट के थ्रू होता है। तो इसके बारे में और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको किताब में मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है मिलिट्री ट्रैफिक, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, उनका जितना भी उनके अंदर जितना भी फोर्सेस आता है, खास करके मिलिट्री वाले, इनका गन घोड़ा गाड़ी यानी कि आर्म्स एमिनेशन इक्विपमेंट्स जितना भी स्टोरेज होता है इनका, ये सभी एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है मिलिट्री ट्रैफिक के अंदर आ जाते हैं। और इसका वॉरफेयर और डैमेज के लिए कुछ अलग सा प्रोसीजर इसमें पब्लिक टैरिफ के तौर पे कलेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेशन टू स्टेशन रेट्स नेक्स्ट आता है। ये स्टेशन टू स्टेशन रेट्स यानी कि STS, इसको जो है सेक्शन 32 रेलवे एक्ट के अंदर आता है 1989 के अंदर। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस होता है जिसमें रेलवे जोनल रेलवे जो होता है वो एक अलग सा गाइडलाइंस पास करते हैं। तो ये ट्रैफिक के ऊपर डिपेंडेबल है, ट्रैफिक के लिए इम्प्लीमेंटेड है। तो चलिए, ये इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको किताब में मिल जाएगा। इन शॉर्ट में इतना ही। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट देखिए, ये पार्ट 2 चल रहा है, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो भी पार्ट 2 है और इस डिस्कशन कर रहा है। और ये जो है पेज 3 है,
और आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा है इम्पोर्टेंट सेक्शंस ऑफ रेलवे एक्ट 1989। इसके अंदर रेलवे के जितना भी सेक्शंस है 1989 के अंदर, वो पूरा गुड्स के लिए जितना लागू है वो इस वाले चैप्टर पे मेंटेन कर रखा है, दे रखा है। अलग अलग सेक्शन अलग अलग चीज़ के बारे में डिटेल दे रखा है। जैसे कि सेक्शन 94 साइडिंग के लिए दे रखा है, सेक्शन 95 डिले ट्रांजिट के लिए दे रखा है, मतलब सामान लेट से पहुंचने के लिए रखा है। उसके बाद जैसे कि सेक्शन 93 और जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेलवे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके ऊपर दे रखा है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे दे रखा है कंटेनर सर्विस एंड सीआरटी यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंटेनर सर्विस। आप सभी ने कंटेनर देख ही रखे हो। उस कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो सर्विस है उसी को यहाँ पे समझाया जा रहा है और उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और उसमें कंटेनर सर्विस का एडवांटेज भी क्या क्या है वो सब दिखाया गया है। रेल के हिसाब से ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इसमें कार्गो कंटेनर्स कई सारे मोड में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब आइए सीआरटी यानी कि कंटेनर रेल टर्मिनल होता है। वो एक रेल का दिया हुआ होता है, उसके अंदर रेलवे की कुछ इंसेंटिव मिलता है और इसमें पूरा डिटेल्स बाकी आपको किताब में मिल जाएगा। तो वह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोशिश करते हैं शॉर्ट में सिलेबस को ख़त्म करने के लिए और आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी ट्रेनिंग में आ रहा है वो उसको शॉर्ट में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, जिसको पीएफटी के नाम पे जाना जाता है। ये एक रैपिड डेवलपमेंट वाला फ्रेट हैंडलिंग टर्मिनल्स होता है। ये इसमें खास करके प्राइवेट सेक्टर जो है पार्टिसिपेशन करता है और इसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट्स होता है और इसका सी प्रायोरिटी में आता है ये सभी, और इसका बेनिफिट्स और इसके ऊपर एग्रीमेंट, उसके बाद जनरल कंडीशंस, उसके बाद वागन कौन कौन से इसमें परमिटेड है और आपको ट्रेनिंग में इसको सिखाया जाता है प्रॉपर। आइए तो चलते हैं नेक्स्ट होता है, ये देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडियन रेलवेज़। ये क्या होता है, इसको ट्रिपल पी के नाम से जाना जाता है यानी कि पीपीपी के नाम से जाना जाता है। ये इंडियन रेलवे का प्रपोज किया हुआ है, उसमें 8.56 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। ये नेक्स्ट 5 साल के अंदर ये एक एग्जीक्यूटिव एस्टैब्लिशमेंट, ये कोलैबोरेशन के अंदर ये बनेगा। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट 5 साल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरी तरह से और इसका बहुत सारा बेनिफिट्स भी है और इसका कुछ कंडीशंस है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैसे इसको किया जाएगा और उसका क्या क्या चैलेंजेस है और उसके साथ इसका क्या क्या मेजर्स है पूरे इसके अंदर देखेंगे आप। और इसका कुछ टाइप्स भी होता है, डिज़ाइन बिल्ड टाइप, और उसके बाद होता है आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टाइप, और बहुत सारा टाइप होता है इसका। ये लगभग 8 तरीके का होता है। ये इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है और आपको ट्रेनिंग में सिखाएगा। नेक्स्ट होता है क्रेन कंसाइनमेंट। क्रेन कंसाइनमेंट के अंदर जैसे ही आपका एक सिंगल पैकेज की अगर वेटिंग 1 टन से ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्रेन कंसाइनमेंट कहलाता है रेलवे के हिसाब से। और ये वाले जब जो भी आपका ओनर है यानी कि जो पार्टी है वो क्रेन कंसाइनमेंट जैसे ही 1 टन से ज़्यादा हो जाता है तो इसको क्रेन कंसाइनमेंट कहते हैं। तो जो ओनर है वो क्रेन कंसाइनमेंट के लिए एसएम को अप्लाई करता है यानी कि स्टेशन मास्टर को। और उसके बाद जो क्रेन अपना गुड्स शेड में अवेलेबल होता है वो कई सारा कैटेगरी, वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड होता है, कई सारा होता है वो, तो उसके हिसाब से चार्ज लिया जाता है। चलिए देखते हैं मोटा तौर पे ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन स्कीम, जिसको AFTO बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ कमोडिटीज़ होता है, पैसेंजर का कार होता है, उसके बाद इसका 2 व्हीलर और 3 व्हीलर भी हो सकता है जैसे ऑटोज़ वगैरह, और 2 व्हीलर बाइक्स भी हो सकता है, या फिर मिनी ट्रक्स हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, उनका चेचिस भी हो सकता है। ये सभी इक्विपमेंट्स इसमें लिया जा सकता है। मेंटेनेंस जो है इसका इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है और कॉन्सेशन एग्रीमेंट ऑपरेशन होता है AFTO के लिए, वो जो है 20 साल का होता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें है क्रेन चार्ज, उसके बाद है क्रेन हॉलेज चार्ज, उसके बाद है एम्प्टी क्रेन हॉलेज चार्ज। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कंसाइनमेंट का एक पैकेज का अगर वेट 1 टन से ज़्यादा हो जाता है तो क्रेन चार्ज के लिए हम अपने क्रेन के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद इसका प्रोसीजर होता है, इसमें होता है स्टेशन मास्टर जो होता है वो ओवरऑल इंचार्ज होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड करने के लिए। अलग अलग कैटेगरी वाला क्रेन होता है अलग अलग वेट लिफ्टिंग के लिए। और उसके बाद ऑन डिमांड ये क्रेन चार्ज के अंदर क्या होता है, एक पार्टी एक रिटर्न में एप्लीकेशन देता है और उसके बाद उसका कैटेगरी वाइज उसको क्रेन प्रोवाइड किया जाता है, उसको चढ़ाते हैं और उसका अलग अलग टन का अलग अलग कमोडिटीज़ का टाइम के ऊपर उसका चार्ज लिया जाता है, उसको क्रेन चार्ज के नाम पे बताया जाता है।
यहाँ पे लिखा है क्रेन हॉलेज चार्ज। ये क्या होता है, जैसे क्रेन जो भी डिपो में रहता है वहाँ से लेके जो भी वर्किंग स्टेशन में जाना होता है और उसके पास वापस आना होता है, ये जाना और आने वाले चार्ज को बोला जाता है क्रेन हॉलेज चार्ज। ये हॉलेज चार्ज जो है जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाला क्रेन होता है तो उसका हॉलेज रेट पर किलोमीटर पर चार्ज होता है 85 रुपीज़, और उसके बाद 6 व्हीलर और फिर 8 व्हीलर होता है तो 195 रुपीज़ होता है। और ये कमर्शियल सर्कुलर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ टाइम के बाद कमर्शियल सर्कुलर चेंज हो जाता है तो इसका रेट भी चेंज हो जाता है। अभी फ़िलहाल 4 व्हीलर के लिए 85, उसके बाद 6/8 व्हीलर के लिए 195 और 10 व्हीलर के लिए 305 रुपया हो जाता है। ये हॉलेज रेट पर किलोमीटर पर क्रेन के ऊपर होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट आइए, इसमें है ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, जिसको ODC बोला जाता है। यानी कि जब हमारा जो गुड्स कैरेज वाला ट्रेन होता है उनके ऊपर, ओपन वैगन के ऊपर जब कंसाइनमेंट चढ़ा जाता है तो कई बार कंसाइनमेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि पट्टी से जितना साइज होना चाहिए था उसका क्लियरेंस कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में साइड एक्सेस हो जाता है। उसके लिए अलग अलग वैगन है, उसके लिए अलग अलग पटरी भी होता है बाकायदा, तो उसका क्लास होता है और उसका कुछ फीचर्स, उसका मेज़रमेंट भी होता है। तो ये सब इसमें कैलकुलेशन किया जाता है इस चैप्टर के अंदर, और इसमें इसी हिसाब से इनका बुकिंग भी करवाया जाता है और डिलीवरी भी, और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें कुछ इन्वॉल्व होता है। ये हो गया ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, जिसको ODC बोला जाता है। नेक्स्ट है ये आप देखते हैं, ये क्या है, पॉलिसी गाइडलाइंसेस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है ये। तो इसमें क्या है कि केवल ये गाइडलाइंस होता है, इनका कुछ खास रोल नहीं है। चलिए फिर भी आपको मोटा मोटा इन छोटे शब्दों में, इन शॉर्ट में आपको बता देते हैं। सबसे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन दे रखा है, जैसे कि कुछ जैसे पहले भी था इसमें भी कुछ डेफिनेशन, इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन जो भी पहले वाला सेशन था चैप्टर के अंदर वो इस टाइप के इसमें भी है, जैसे कि ब्लॉक रैक, उसके बाद कवर्ड वैगन, फ्लैट वैगन, हाफ रैक टर्मिनल, मल्टी पॉइंट रैक, ओपन वैगन, इसके अंदर क्या क्या आता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल किया जाता है और कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ये भी होता है। तो इससे मिलता जुलता जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेफिनेशन है वो सभी उसमें दे रखा है एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, छोटा छोटा टर्म्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक रेट्स। तो ब्लॉक रैक्स क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट ब्लॉक रैक्स होता है, ये एक टाइप ऑफ वैगन होता है, ये वैगन की कंपोजिशन पे आता है और इसका रेलवे बोर्ड जो है इसको बुक करता है और ट्रेन लोड क्लास के अंदर रेट के अंदर ये अकॉर्डिंग किया जाता है और इसका कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को मेंटेन करके इनको सर्विस में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिनी रैक। तो भाई ये मिनी रैक जो है ये ट्रेन लोड क्लास में आता है, क्लास रेट में आता है और इसका कुछ कंडीशन है। वो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि ये कवर्ड वैगन के अंदर आता है और इसमें मिनिमम कंपोजिशन ऑफ 20 वैगन्स होता है, मतलब मिनिमम 20 वैगन्स उसमें होता है, 20 डब्बा मिनिमम होता है इसके अंदर। और इसका लोडिंग अनलोडिंग जो है मैक्सिमम फ्री टाइम होता है इसका 5 घंटे 5 आवर्स, और सप्लीमेंट्री चार्ज 5% होता है। ऐसे करके इसमें दिया है। इस तरीके का और एक रैक है जिसमें लिखा है 2 पॉइंट्स रैक, ये भी एक कवर्ड वैगन होता है। ये 2 पॉइंट्स रैक जो है ये कवर्ड वैगन्स होता है और ये जो है ये ट्रेन लोड क्लास रेट के अंदर आता है और इसका भी सेम के सेम कुछ कंडीशंस होता है। ये 500 किलोमीटर के ऊपर कुछ टर्म्स होता है अलग सा, फिर 200 किलोमीटर अपार्ट हो जाता है तो पिक सीजन आ जाता है। ऐसे करके इसका कुछ कंडीशंस है, ये मैथ कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गुड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है मल्टी पॉइंट्स रैक, ये भी कवर्ड वैगन्स के अंदर ही आता है और इसका क्या है 10 लोडिंग क्लास रेट के साथ संबंध है इसका, और सप्लीमेंट्री चार्जेस में 20% लिया जाता है फ्रेट, जो बेस फ्रेट है उसके ऊपर, और उसके बाद इसमें 200 किलोमीटर से ऊपर ही इसका 2 डेस्टिनेशन टर्मिनल्स हो सकता है 200 किलोमीटर के ऊपर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 एंड मल्टी पॉइंट्स रैक है, ये क्या है कि कवर्ड वैगन्स के अंदर नहीं आता है, इनको छोड़ के बाकी सभी में आता है। इसमें है 2 एंड मल्टी पॉइंट्स रैक होता है इसका, तो इसके अंदर भी कुछ टर्म्स कंडीशंस होता है इनको बुकिंग का और इनको हैंडलिंग के लिए। चलिए अब देखते हैं रैक फ्रॉम 2 ओरिजिनेटिंग टर्मिनल्स जो कवर्ड वैगन में आता है।
तो ये जो रैक फ्रॉम टू ओरिजिनेटिंग टर्मिनल्स होता है, ये कवर्ड वैगन में, जैसे कि हमने पहले बताया, इसके कवर्ड वैगन में आता है। और उसके बाद इसका सबसे पहले तो ये ट्रेन लोड रिक्स रेट के अंदर आता है। तो भाई ये देखिए, रैक फ्रॉम टू ओरिजिनेटिंग टर्मिनल्स, ये कवर वैगन में आता है, तो इसे लिखा गया है कवर्ड वैगन्स। तो इसका क्या है कि ये जो है ट्रेन क्लास रेट के अंदर ये आते हैं और ये ओरिजिनल टर्मिनल से लोडेड होता है, इसको लोडेड किया जाता है। और इसका जो है कवर्ड वैगन जो है एक नोटिफाइड और स्पेसिफाइड टर्मिनल पे ही अवेलेबल होता है, किसी प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। और इसका जो है मिनिमम 2 स्टेशन के बीच में जब डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम हो जाता है, तभी इनको ये सुविधा आपको दिया जाता है, ये वाला वैगन का। और 200 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ये सुविधा इसको अवेलेबल नहीं दिया जाता है। और इसमें सप्लीमेंट्री चार्ज 5% लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें इलस्ट्रेशंस दे रखा है। इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन दे रखा है सभी टाइप के वैगन का, और उसका इंफॉर्मेशंस इनके बारे में दे रखा है, उनका कैटेगरी दे रखा है A, B और C करके। इसमें किस कैटेगरी में कितना वैगन की कंपोजिशन है वो इसमें मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट होता है रैक फ्रॉम टू ओरिजिनेटिंग टर्मिनल्स। ये कवर्ड वैगन को छोड़ के बाकी वैगन के लिए होता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इसका ट्रेन लोड क्लास रेट के अंदर आता है ये, और इसका कुछ कंडीशंस होता है एक्सट्रीम लेवल में, वो इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखा है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है इसका बुकिंग के लिए। और साथ ही साथ इसका सप्लीमेंट्री चार्ज 5% लिया जाता है, और बेस फेयर के ऊपर ये डिपेंड है, बेस फेयर के ऊपर ये रिडक्ट किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आता है फ्रेट इंसेंटिव स्कीम्स। ये एक स्कीम्स की तरह होता है, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट होता है जिनका, जैसे मिलिट्री ट्रैफिक होता है, उसके बाद RMC होता है, और उसके बाद कोल एंड कोक होता है, और आयरन और होता है। तो इन सब कमोडिटीज़ को जब हम बुकिंग करते हैं, या फिर ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो मिलिट्री ट्रैफिक हम बुकिंग करते हैं, तो इनको जब सेवा प्रदान करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं गुड्स के लिए, तब इसका कुछ 100 किलोमीटर्स तक इनको हम कुछ इंसेंटिव देते हैं, कॉन्सेशन देते हैं। तो जैसे कि 0 से 50 वो जो डिस्टेंस है उसके ऊपर अलग अलग होता है, अलग अलग बनता है। जैसे कि 0 से लेकर 50 किलोमीटर तक हम 50% कॉन्सेशन देते हैं फेयर में। तो ऐसे करके कुछ टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर पूरा दे रखा है। ये कैलकुलेशन, फेट इंसेंटिव कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर आपको हेल्प करता है। ये गुड्स में पोस्टिंग होने वाला जो भी हो गई, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू और मैथ जो आता है इसके ऊपर, इसका काफ़ी कैलकुलेशन बनता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट लीड ट्रैफिक कंसेशन, यानी कि जो छोटे रास्ते के लिए, मतलब कम डिस्टेंस के लिए जो ट्रैफिक लीड किया जाता है, उनको क्या कंसेशन दिया जाता है, उनके साथ कौन कौन सी प्रोविज़न है। ये रेलवे की रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो भी उनको सुविधा मिलता है, वो कम डिस्टेंस वाला जो होता है इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है इसमें फ्रेट चार्जेस फॉर लॉन्ग लीड ट्रैफिक, यानी कि जो भी लॉन्ग टर्म फ्रेट रेवेन्यू वाला कमिटमेंट्स है, वो जो कस्टमर या फिर पार्टी होता है उनके लिए ये होता है। और इनका स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी जो फ्रेट का होता है उसके ऊपर इनको सप्लाई ऑफ वैगन को अश्योर किया जाता है। और बाकी इसका कुछ कंडीशंस सभी की तरह इसमें भी है, और बुकिंग प्रोसीजर भी है इसका अलग सा। नेक्स्ट आइए, इसमें फ्रेट रिवेट स्कीम फॉर ट्रैफिक लोडेड इन ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन, जिनको TEFD नाम के जाना जाता है। ये क्या होता है, जो एम्प्टी रनिंग रेशियो होता है इंडियन रेलवे का, उसको रिड्यूस करने के लिए इसको जनरेट किया जाता है, इसको लागू किया जाता है, इसको अमल में लाया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक रिवेट को देने के लिए जो इंटरजोनल और इंट्राजोनल ट्रेडिशनल एम्प्टी होता है, वो उस सारे वैगन पे ये स्कीम लागू है। और ये कुछ अलग अलग वैगन के ऊपर परमिटेड है। जैसे ओपन वैगन में आप देखेंगे तो BOXN ग्रुप के लिए ये लागू है, और कवर्ड वैगन में देखेंगे तो BCN और BCNHL ग्रुप के लिए ये लागू है। ऐसे कुछ कंडीशन भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंसेंटिव स्कीम फॉर फ्रेट फॉरवर्डर्स। इसका मतलब ये होता है, जो इंसेंटिव स्कीम होता है, ये पहली बात तो एक कार्गो लोडेड वैगन के लिए होते हैं ये स्कीम। और उसके बाद इसका 3 कैटेगरी होते हैं, A, B और C। इसमें इंडिविजुअल वैगन लोडेड होता है सिंगल कमोडिटी के साथ A कैटेगरी में। B कैटेगरी में होता है इंडिविजुअल वैगन लोडेड होता है दो कमोडिटी के साथ।
और सी कैटेगरी में होता है इंडिविजुअल वैगन लोडेड होता है मोर देन 2 कमोडिटीज़ के साथ। तो इसमें अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर ये लीड रेस्ट्रिक्शंस भी दिया हुआ है और इसका कंडीशन भी दे रखा है और इसका जनरल इन्फॉर्मेशन भी लागू है इसके साथ। तो चलिए देखते हैं इंसेंटिव फॉर लीडिंग बैगेज कंसाइनमेंट्स इन ओपन एंड फ्लैट वैगन्स। ये एक गार्नर एडिशनल ट्रैफिक होता है, इसमें इंसेंटिव एनटीआर के ऊपर होता है और इसमें सीमेंट, चाइना क्ले, सीमेंट मैन्योर और उसके बाद गुड्स ग्रेन जो फूड्स ग्रेन जो भी होता है उसको 20% इंसेंटिव मिलता है और यूरिया के ऊपर 30% और इसका मिनिमम लीड होता है 100 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव गुड शेड। ऑल्टरनेटिव गुड शेड होता है एक बिजी गुड शेड होता है जहाँ पे ऑल्टरनेटिव के तौर पे दूसरा गुड शेड बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रैक्स आते हैं और उनका लोडिंग अनलोडिंग चलता रहता है। वो एक बेटर यूटिलाइजेशन को, बेटर सुविधा को यूटिलाइज़ करने के लिए गुड शेड का और रेलवे की रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने के लिए ये प्रोसीजर को अपनाया जाता है। चलिए इसका PCOM जो हमारा ऑफिशियल होता है रेलवे का, तो ये हाई अथॉरिटी इनको ऊपर कंट्रोल करता है। तो चलिए इस गुड्स थ्योरी का जो है लास्ट और अंतिम पॉइंट्स और सिलेबस जो है आपका वो फ्रेट इंसेंटिव स्कीम फॉर लोडिंग ऑफ फ्लाई ऐश, ये होता है कि भाई तो भाई यहाँ तक था पार्ट्स 2 वीडियो, यानी कि जो गुड्स का थ्योरी है ये इसका सिलेबस यहीं तक ख़त्म होता है। और उसके बाद जो है अगला वीडियो जो पार्ट 3 वाला वीडियो होगा वो होगा एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उसको इस वीडियो में ऐड नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो चुका है। तो अगर आपको पार्ट 3 वाला वीडियो जो एस्टैब्लिशमेंट रूल्स और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस के ऊपर होता है वो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, तो आपको ज़रूर उसको वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। और ये मेरी तरफ से एक छोटा कोशिश है आपको रेलवे की कमर्शियल ट्रेनिंग पे मोटिवेट करने के लिए। आपको अगर मेरा कोशिश अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। देश को अगर गति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी, देश को प्रगति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी।